नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेरे कल स्टडी विद शानू में। जिस प्रकार से हमने प्रश्नोत्तर श्रृंखला को प्रारंभ किया है, उस प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इन क्वेश्चन आंसर्स को आज हम आपके सामने विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन आंसर में पिछले क्वेश्चन आंसर्स के मुकाबले एक चीज़ नई रहेगी, क्योंकि इसमें टाइमर नहीं लगा हुआ होगा। क्योंकि उनमें जब मैंने टाइमर लगाया था तो टाइमर लगाने से कोई मुझे बेनिफिट नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने टाइमर को हटा दिया है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और आप इसको प्रॉपर देख के और एक एक विश्लेषण को आराम से समझेंगे। जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? तो पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909, चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1919। तो भारतीयों को पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार जो मिला था 1892 के एक्ट के द्वारा मिला था। किसके द्वारा मिला था? 1892 के एक्ट के द्वारा मिला था। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं मिला और मतदान करने का भी अधिकार यहाँ पर हमको नहीं मिला था। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो प्रावधान किया गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। किसमें किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ये लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था। किसकी? लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त कमेटी की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये कलकत्ता में बना था, लेकिन पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि इसके विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। दूसरी बात, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजाह इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजाह इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा चैम्बर लिमेंस्टर हाइड इसके अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है, यानी कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली थी? तो पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो अध्यादेश गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुई थी। किससे? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के द्वारा क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्या पूछा गया? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा श्री अय्यर, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। देखो हुआ क्या था कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी?
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियाँ किसको दी गई थी? पहला है संघीय विधान पालिका को, दूसरा है प्रांतीय विधानमंडल को, तीसरा है गवर्नर जनरल को, चौथा है प्रांतीय गवर्नरों को। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया था। 3 प्रकार की सूची बनाई गई थी। पहली थी संघ सूची, दूसरी थी प्रांत सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। कौन सी थी? तीसरी थी समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ थीं। और ये भी कहा गया जो विषय उपयुक्त तीनों सूचियों में नहीं होगा वो विषय अवशेष शक्ति या अवशेष सूची के रूप में माना जाएगा और उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को होगा। किसको होगा? गवर्नर जनरल को होगा। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा का राष्ट्रीय प्रारूप अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। सही बात है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? 21 नहीं, कितनी है? 24 तीलियां हैं। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां हैं ये किसका प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो 3:4 है। 3:4 नहीं, 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? तो कथन जो आपका बी वाला है बिल्कुल सत्य है, यानी कि 1 नंबर वाला सही है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो पहला है 13 दिसंबर 1946। तो इस दिन तो क्या हुआ था कि संविधान सभा की बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना था। और इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। ठीक, 3 जून को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई थी। लेकिन 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप जो प्रारूप BN राव के द्वारा तैयार किया गया था उस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या नाम था? प्रारूप समिति इसका नाम था। ये 7 सदस्य हुआ करती, इसके 7 सदस्य हुआ करते थे। 29 अगस्त 1947 को इसको गठित किया गया था। अगला आता है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। पहला है समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है पंथनिरपेक्ष। क्या है? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, पंथनिरपेक्ष। तो ये जो विचार करने की बात बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रस्तावना में इनका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। तो सबसे पहले कौन सा आया? ये आया। दूसरे नंबर पर कौन सा आया? ये वाला आया, पंथनिरपेक्ष। इसके बाद लोकतांत्रिक। तो तीसरे नंबर पर कौन सा आया? तो ये आया। तो यही सीक्वेंस इसमें पूछा जा रहा है। तो ये सीक्वेंस किस में आ रहा है? ये सीक्वेंस आ रहा है डी में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का डी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। पहला है प्रजातांत्रिक शब्दों से, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो हमारी प्रस्तावना में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है? इसका कारण ये है कि हमारी प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। अभी मैंने बताया था कि किससे प्रारंभ होती है? हम भारत को लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो यानी कि हम भारत के लोग क्यों लिखा गया? क्योंकि भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए लौकिक सार्वभौमिकता है। और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारी संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोक शब्दों से प्रारंभ होती है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? पहला है ध्वज, दूसरा है राजधानी, तीसरा है संप्रभुता, चौथा है शासनाध्यक्ष। ठीक, तो किसी भी राज्य का ध्वज उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि राजधानी होती है, कि संप्रभुता होती है, कि शासनाध्यक्ष होता है। इनमें से जो सबसे प्रमुख किसी राज्य के लिए होता है वो होता है संप्रभुता उस राज्य की। यदि उस राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो क्या है, मान लिया जाता है वो किसी न किसी राज्य के अधीन है, क्योंकि अगर किसी के पास संप्रभुता नहीं होती तभी वो दूसरे के पास आती। तो संप्रभुता होती क्या है कि कोई भी राज्य या देश अपने आंतरिक मामलों में और अपने देश से बाहर किसी देश से बात करने, डील करने या किसी अन्य मामलों में जब स्वतंत्र होता है तो उसको बोलते हैं हम संप्रभुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रभुता बोलते हैं। और किसी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? उस देश की संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। पहला है अमेरिका के संविधान से, दूसरा है ब्रिटिश संविधान से, तीसरा है रूस सोवियत संघ के संविधान से, चौथा है फ्रांस के संविधान से। तो जो भी मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं हमारे, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर रूस से लिए गए हैं। और ये भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अमेरिका से हमने रिव्यू पिटीशन ली है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। इसके अलावा हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। ब्रिटिश से संसदात्मक शासन प्रणाली ली है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया है। अगला आता है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो पहला है भारत की, दूसरा है अमेरिका की, तीसरा है ब्रिटेन का, चौथा है स्विट्जरलैंड की। तो जो शून्यकाल है वो भारतीय प्रेस के द्वारा दिया गया नाम है। शून्यकाल इसको इसलिए बोला जाता है कि इस काल में कोई निश्चित प्रक्रिया संपादित संसद में नहीं होती, इसलिए इसको शून्यकाल बोला गया है। और ये 12 से लेकर 1 बजे तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 12 से लेकर 1 बजे तक भारतीय संसद में शून्यकाल चलता है। और शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। अगला क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इनमें एक सूची इधर बनाई गई है, एक सूची इधर बनाई गई है। ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई, थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो पहला है विधि का शासन, सामने दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सामने दी गई है इंग्लैंड, दिया गया है इंग्लैंड। तीसरा है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखना, विधेयक सुरक्षित रखना, तो इधर दिया गया है आपका जापान। और चौथा दिया गया है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये कहाँ से? ये दिया गया है कनाडा, सामने दिया गया है। अब इनका हमको मिलान करना है। तो विधि का शासन किसके द्वारा लिया जाता है? विधि का शासन इंग्लैंड के द्वारा है। ठीक है, किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसके द्वारा है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसके द्वारा है? आपकी जापान, इधर से बोल देते हैं, इधर से जापान के द्वारा। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरचित करना किसके द्वारा है? कनाडा के द्वारा। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची किसके द्वारा ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा तो किसमें है? इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। दूसरा है दूसरे का तीसरा, तो ये किसमें मिल रहा है? इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो यही क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा। आगे भी मिला लेते हैं। तीसरे का चौथा है, चौथा मिल रहा है, और चौथे का पहला से पहला। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। पहला है केवल भारत में, दूसरा है केवल यूएसए में, तीसरा है भारत और यूएसए में, चौथा है केवल यूके में। तो विश्व में जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो केवल भारत और यूएसए में ही है। कहाँ है? केवल भारत में और यूएसए में ही
न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो ये ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि संविधान नेतर, यानी कि संविधान नेतर इसको बोलते हैं, अधिकार है। संविधान नेतर का अर्थ है, पहला है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। क्या है? वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। दूसरा है वह शक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त है। और तीसरा है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। और चौथा है वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा के दौरान राज्य की समस्त शक्ति निहित होती है। तो संविधान निहत्तर हम उसको बोलते हैं तो जिसका मूल संविधान में कोई जिक्र नहीं होता, यानी कि वह शक्ति जो संविधान के सम्मत नहीं है, बाद में उसको जोड़ा गया, उसको बोलते हैं संविधान निहत्तर अधिकार बोलते हैं। वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश देश का प्रथम राज्य था। और ये कब गठित हुआ था? 1953 में गठित हुआ था। कब गठित हुआ था? 1953 में इसका गठन किया गया था। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? पहला है दोहरी नागरिकता, तीसरा है एकरंगी, तीसरा है उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो 17वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है, भारत में एकहरी नागरिकता प्रावधान। नागरिकता हमारी संघ सूची का विषय है और वोटर, हम कहाँ के नागरिक हैं? ना किसी प्रदेश के नागरिक ना होकर हम किसके नागरिक हैं? देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश में कौन सा कॉन्सेप्ट है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन में। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है? यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ पर है? यूएसए में। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दिए गए कूटों की सहायता से निम्न में से कौन सा सही है। पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत प्रस्तावना बना था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। सही बात है, इनकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। गलत बात है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक। चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तो इस क्वेश्चन में सही कौन कौन सा है? पहला तो यही सही है, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत प्रस्तावना बना था। दूसरा इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। और चौथा ये विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। तो इस आधार पर पहला, दूसरा और चौथा ये कहाँ मिलता है? ये हमारा बी ऑप्शन में मिलता है और यही हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 19वें नंबर का क्वेश्चन है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कनाडा में। तो जो लोकहित के मुकदमे सुनने का प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए से हुआ था। कहाँ से होता है? यूएसए से होता है। तो पहली बार प्रारंभ का हुआ यूएसए में। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? पहला ऑप्शन है ऑस्टिन, दूसरा ऑप्शन है CR एटली, ठीक है, तीसरा है विंस्टन चर्चिल, चौथा है माउंट बेटन। तो उस समय के हमारे इतिहासकार थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की पुस्तक थी। उनका नाम था जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने लिखा था, जब संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा में लिखा था उन्होंने कि संविधान सभा भारत थी और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने बोला था? जी ऑस्टिन ने बोला था। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आज हमने संविधान के कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष उपस्थित होकर डिस्कस किया, इसी प्रकार से निरंतर हम किसी न किसी विषय से प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। और आप निरंतर इस वीडियो को यदि देखते रहेंगे तो आप बशर्ते जो 20 क्वेश्चन है 20 से कम 30 से 35 क्वेश्चन तैयार करने की आपकी पत्ती होगी, आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। नमस्कार।